बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे और इस चैप्टर का जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले मैंने आपको बोहर्स थ्योरी के जो पोस्टुलेट थे वो बताए। थोड़ा सा उसको अगर हम रिपीट करें अगर, तो बोहर्स की जो थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे वो ये लिखे हुए जी आपके सामने कि एक आपके पास बोहर ने क्या कहा कि अपनी थ्योरी में, जिसको हम कहते हैं बोहर थ्योरी ऑफ एटम, और उससे फिर इसने एक मॉडल बनाया तो उसको हम कहते थे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोर्ड्स की थ्योरी का पोस्टुलेट क्या क्या थे जी? पहला पोस्टुलेट ये था कि आपके पास एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में अरेंज हुए हुए होते हैं। यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट में नहीं होते, बल्कि हर इलेक्ट्रॉन जो है मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में अरेंज हुए हुए होते हैं। किस एतबार से अरेंज हुए हुए होते हैं? एनर्जीज के एतबार से अरेंज हुए हुए होते हैं। जिस इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी होती है उस हिसाब से वो एनर्जी लेवल पे अरेंज हुआ हुआ होता है। दूसरा पोस्टुलेट क्या है कि जी इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन और लूज एनर्जी इन एन ऑर्बिट, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक अपनी एनर्जी के हिसाब से एक एनर्जी लेवल में बैठा हुआ है, वहां पर वो सर्कुलेट कर रहा है, तो इस ऑर्बिट के अंदर तक, जब तक वो इस ऑर्बिट में रहेगा, इस दौरान ना तो वो कोई एनर्जी गेन करेगा ना ही वो कोई एनर्जी लूज करेगा। नो गेन नो लूज। उसके बाद तीसरा पोस्टुलेट ये है कि जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किन ऑर्बिट्स में ऑक्यूपाई करते हैं? तो इसका जवाब आपको बोहर ने तीसरे पोस्टुलेट में दिया कि आपके इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में ऑक्यूपाई करते हैं जिन इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई का। ठीक है जी, और इसकी ये इक्वेशन है जी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा जी NH/2 पाई। यानी हर ऑर्बिट का अपना एक NH/2 पाई का वैल्यू होगा। n से मुराद होता है जी उस शेल का नंबर, h/2 पाई तो कांस्टेंट है, n से मुराद है उसका नंबर, जिसकी वजह से ये वैल्यूज हर ऑर्बिट में अलग अलग होगी और इंटीग्रल मल्टीपल होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उस एतबार से उसकी वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जिस ऑर्बिट के NH/2 पाई से मैच खा रही होगी, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे अगर आप पहले ऑर्बिट का NH/2 पाई निकालते हैं, सपोज करें 5 आता है जी। दूसरे ऑर्बिट का आप NH/2 निकालते हैं, सपोज करें 10 आता है। थर्ड वाले ऑर्बिट का आप निकालते हैं, सपोज करें 15 आता है। अब हमारे पास ये तीन इलेक्ट्रॉन्स, यदि तीनों की आप जो है वो एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, जिसकी एंगुलर मोमेंटम जिस ऑर्बिट के एतबार से होगी वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में चला जाएगा। यहाँ पर ये पोस्टुलेट से आपको इस इक्वेशन को मिलता है जी, L = NH/2 पाई, जिसको हमने एक और रिड्यूस फॉर्म में इसको हमने इस तरह लिख दिया था जी, MVR विच इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम N, और ये H बार जो है ये रिड्यूस क्लास कांस्टेंट कहलाता है। उसके बाद चौथा जो इसका पोस्टुलेट था वो ये था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है सपोज करें जी इस एक ऑर्बिट में इस वक्त बैठा हुआ है, इस ऑर्बिट को आप कहेंगे ग्राउंड स्टेट। अब जब आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं जी, फोटोन देते हैं, ये फोटोन एब्जॉर्ब करता है। फोटोन की एनर्जी होती है जी h/μ0। अब ये एक फोटोन भी एब्जॉर्ब कर सकता है, दो फोटोन भी एब्जॉर्ब कर सकता है, आसानी के लिए एक फोटोन हम ले लेते हैं। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में होगा और आप उसको एनर्जी देंगे, ये फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ने के बाद ये क्या करेगा जी, ये जंप करके एक अपर ऑर्बिट में चला जाएगा। इस ऑर्बिट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट में हो गया जी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जब ये एक्साइटेड स्टेट से वापस जंप करके अपने ओरिजिनल ग्राउंड ऑर्बिट में आएगा, तो ये वही फोटोन जो इसने एब्सॉर्ब किया हुआ है उसको ये रिलीज कर देगा। ठीक है जी, तो जितना फोटोन ये एब्सॉर्ब करेगा ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, उतना ही फोटोन ये रिलीज करेगा और एक्साइटेड से वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने जो है एक और बोहर पोस्टुलेट के इस पोस्टुलेट से, बोहर थ्योरी के, हमने ये इक्वेशन बनाई कि हमारे पास दो ऑर्बिट्स में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, जाहिर बात है वो किस फॉर्मूले के मुताबिक होगा जी? दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस को आप ई से डिनोट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, EF माइनस EI। और फिर ये जो एनर्जी है फोटोन की बराबर होगी, लिहाजा ई की जगह आपने लिख दिया h/μ0। तो ये पोस्टुलेट नंबर 4 से आपने एक दूसरी इक्वेशन बना दी।
अब इन पोस्टुलेट्स के हिसाब से रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हमने कैलकुलेट किया। हाइड्रोजन एटम सिलेक्ट करने की वजह भी मैंने आपको बताई थी कि बोहर ने हाइड्रोजन एटम यूं लिया था क्योंकि ये आपके पीरियोडिक टेबल का सबसे सिंपलेस्ट एटम है, लिहाजा हाइड्रोजन एटम को उसने एज अ मॉडल एटम सेलेक्ट किया और इसका सबसे पहले इसने अपनी ही थ्योरी, अपने ही पोस्टुलेट्स का इस्तेमाल करते हुए रेडियस कैलकुलेट किया। हमने भी करके देखा जी, और हमने रेडियस का फॉर्मूला अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में देखें तो हमारे पास जो रेडियस का फॉर्मूला आया था वो ये आया था, एन स्क्वायर रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम के ई स्क्वायर। ये एक्सटेंडेड फॉर्म में है जिसमें से हमने ये सारा ब्रैकेट वाला वैल्यू कांस्टेंट के बराबर होता है, इसको हमने अंगस्टन यूनिट में कन्वर्ट किया था तो 0.52 आया था, और हमारे पास रेडियस का एक रिड्यूस इक्वेशन ये वाला बन गया था। तो अगर हमें कभी रेडियस की इक्वेशन यूज करनी होती है एक्सटेंडेड फॉर्म में यूज करेंगे तो ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन ए। और अब सिंप्लीफाइड वर्जन चाहिए तो ये बी है। ठीक है जी, आप रेडियस किसी भी ऑर्बिट का चाहिए तो आप उस ऑर्बिट का जो नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करें R1 से, और R1 की वैल्यू कितनी है जी 0.52 डिग्री अंगस्टन। फिर सेकंड डेरिवेशन हमने की थी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यानी कि आपके ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है। जाहिर बात है जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो उसी ऑर्बिट की एनर्जी होगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की आप एनर्जी कैलकुलेट करोगे दैट विल बी द एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट टू। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास ये पहला ऑर्बिट है और इसमें आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, कल हमने इसकी एनर्जी कैलकुलेट भी की थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इस पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी होगी और ये इस पहले ऑर्बिट की भी एनर्जी है। ठीक है, अब ये एनर्जी गेन करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, इसी ऑर्बिट की एनर्जी, तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी तो इतनी रहेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तभी वो एक्साइटेड स्टेट पे गया हुआ है। ठीक है जी, तो फिर हमने कल इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम में, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमने स्टार्ट किया था जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल से। सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, कितनी आई थी जी -ke² दैट इज द काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फिर हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली और काइनेटिक एनर्जी आई थी ke² डिवाइडेड बाय 2r। फिर इन दोनों को ऐड करके हमने उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकाली। अगर हम एक्सटेंडेड फॉर्म में देखें जी तो एनर्जी का फॉर्मूला ये है -1/n²ke²e⁴ m डिवाइड बाई 2h²। ये एक्सटेंडेड फॉर्म में है जी। ठीक है जी, और हाइड्रोजन के केस के अंदर हमने जो इसको सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनाई और सिंप्लीफाइड इक्वेशन ये बन गई थी -13.6 डिवाइडेड बाय n²। यानी जिस ऑर्बिट का भी आपने जो है वो एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे 13.6 से डिवाइड कर देंगे उस ऑर्बिट का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसके स्क्वायर से। ठीक है जी, मैंने आपको दो ऑर्बिट्स की कैलकुलेट करके भी दिखाई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, अब हमारे पास तीसरी डेफिनेशन डेरिवेशन करेंगे जी हम वेवलेंथ की। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन जो है, अब सपोज करते हैं कि एक सिचुएशन उसी में से हाइड्रोजन एटम ही ले रहे हैं हम, तो ये हाइड्रोजन एटम में ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस है। ठीक है जी, हमारे पास नॉर्मली यहाँ पर एटम होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी हम एक्साइटेड स्टेट में ले रहे हैं। सपोज करें जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके सेकंड ऑर्बिट में आया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पर आया हुआ है, ये जरूरी नहीं है सेकंड है, कुछ भी हो, इसको आप कह लें ये फाइनल ऑर्बिट, ये इनिशियल ऑर्बिट है Ni। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में मैं ले रहा हूँ जी इस वक्त हाइड्रोजन एटम को। इस वक्त ये है एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है पहले ऑर्बिट में नहीं है बल्कि एनर्जी गेन करने के बाद जंप करके एक एक्साइटेड स्टेट में गया हुआ है। तो यहाँ पर है जी, सपोज करें हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये रहा जी इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है उसको हम कहेंगे Ni यानी इनिशियल ऑर्बिट। अब ये क्या करेगा जी, ये एक फोटोन रिलीज करेगा, ये एक फोटोन रिलीज करेगा जी। उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी E = H μ0। और जब ये फोटोन रिलीज करेगा तो ये वापस अपने जो है वो एक दूसरे ऑर्बिट में, एक नीचे वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। इस ऑर्बिट को आप कह दोगे NF। ये हम सिचुएशन ले रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड स्टेट में है, इसका इनिशियल ऑर्बिट है जी वो एक्साइटेड ऑर्बिट है Ni। यहाँ से ये एक फोटोन रिलीज करता है और ये जब मार के नीचे आ जाता है। ठीक है जी, अब हमारे पास सबसे पहले हम इस ऑर्बिट की एनर्जी निकालेंगे, फिर इस ऑर्बिट की एनर्जी निकालेंगे। ठीक है जी, इस ऑर्बिट की एनर्जी को हम कहेंगे Ni, इस ऑर्बिट की एनर्जी को हम कहेंगे NF। अच्छा जी, बोहर्स पोस्टुलेट अभी हम जानते हैं जी कि अगर हमें दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस चाहिए होता है उसको आप कहते हो डेल्टा ई। और आप कैसे निकालते हैं जी,
आई माइनस एफ, आई ज्यादा होगा, ठीक है ना, आई हायर एक्साइटेड स्टेट है तो आई ज्यादा होगा, तो ई आई माइनस ई एफ। ठीक है जी, ये हमने जो है वो डिफरेंस का फॉर्मूला लिया। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू शेल कितना होगा जी, दोनों शेल की एनर्जीज को आप माइनस कर दें। अब कल के डेरिवेशन में हमने एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव किया था, यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। एनर्जी का जो हमने फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन की या ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था जी, माइनस के स्क्वायर ई4 कहाँ है, पॉइंटर नजर नहीं आ रहा, दिए रहा, एम के स्क्वायर ई4 डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर, और ये है जी रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट स्क्वायर। तो कल हमने जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव किया था वो ये था, माइनस m² टू डिवाइडेड बाय 2n² अब यहाँ हमारे पास दो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, एक इनिशियल एक फाइनल है। दोनों ऑर्बिट्स के लिए जो एनर्जीज के फॉर्मूले होंगे वो यही रहेंगे, बस सिर्फ इस चीज में फर्क आ जाएगा नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n पर। तब हम फॉर्मूले बना लेते हैं जी, ई आई हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस एम के स्क्वायर ई4 डिवाइडेड बाय 2। अब इस इनिशियल ऑर्बिट है ये, तो इसके ऑर्बिट को हम एन आई कहेंगे, एन आई स्क्वायर एच बार स्क्वायर माइनस, अब हम ये फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी बनाते हैं। अब ये माइनस है, एक और माइनस आ जाएगा जी, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, एम के स्क्वायर ई4 डिवाइडेड बाय 2। अब एन जो हो जाएगा वो क्या जाएगा जी, एन एफ स्क्वायर एच बार स्क्वायर। ठीक है जी, ये हम डेल्टा ई कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप कांस्टेंट ले लेते हैं जी, सारी वैल्यूज आपको कांस्टेंट नजर आ रही हैं सिवाय एन आई और एन एफ के, तो सारी वैल्यूज को आप कांस्टेंट लेने, साइंस को ना लें, सिर्फ वैल्यूज को कांस्टेंट लें। तो एम के स्क्वायर ई4 डिवाइडेड बाय 2, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज कॉमन इन दोनों के दरमियान, लिहाजा ये मैंने कॉमन ले ली। अब पहले फ्रैक्शन से मेरे पास क्या बचता है जी, -1/n/i² प्लस दूसरे फ्रैक्शन से मेरे पास क्या बचता है जी, 1/nf²। ठीक है जी, और यार लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, डेल्टा ई। अब यहाँ ब्रैकेट में माइनस पहले है, प्लस बाद में हमें अजीब लगता है जी, हम पहले प्लस बीच में माइनस कर देते हैं, तो इस फ्रैक्शन को जरा पलट देते हैं, तो ये जाएगा डेल्टा ई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर ई4 डिवाइडेड बाय 2h²। ठीक है जी, ये एन एफ वाला फ्रैक्शन है, ये पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये प्लस का है, 1/nf², और ये माइनस वाला फ्रैक्शन बाद में लिख देते हैं, 1/ni²। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं बोहर पोस्टुलेट पर। बोहर पोस्टुलेट के मुताबिक ये जो हम डेल्टा ई निकाल रहे हैं, जो इतना बड़ा इक्वेशन बना हुआ है, ये जो डेल्टा ई है, अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, बोहर्स पोस्टुलेट के मुताबिक डेल्टा ई जो है, यानी कि एनर्जी जो है वो रिलीज होती है फोटोन की सूरत में, और फोटोन की एनर्जी होती है एच, और ये है फ्रीक्वेंसी यानी म्यू। लिहाजा डेल्टा ई की जगह अब हम एच और म्यू डाल देते हैं, तो यहाँ डेल्टा ई की जगह आ जाएगा एच म्यू, और बाकी हमारे पास इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे, एम के स्क्वायर ई4 डिवाइडेड बाय 2h² 1/nf² माइनस 1/ni²। ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहाँ पर डेरिवेशन कर रहे हैं जी वेवलेंथ की। वेवलेंथ हमें चाहिए, आपने वेव वाले चैप्टरों में ये वाला फॉर्मूला बड़ा मशहूर है जी, V इक्वल्स टू लैम्डा एफ। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर चूंकि फोटोन की बात कर रहे हैं, और फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है पार्टिकल, और फोटोन की जो एनर्जी होती है, फोटोन की जो वेलोसिटी होती है, वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, यानी 3 × 10⁸
और लाइट की स्पीड को हम c से डिनोट करते हैं। तो चूंकि हम फोटोन की बात कर रहे हैं तो ये जो v है ये स्पीड ऑफ लाइट यानी c हो जाएगा। वेवलेंथ वेवलेंथ है जी, और फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे म्यू का सिंबल दिया हुआ है तो हम यहाँ पे म्यू लिख देते हैं। तो ये नॉर्मली किसी भी वेव पर v इक्वल्स टू लैम्डा एफ होता है, और अगर आप फोटोन पर बात करें तो c इक्वल्स टू लैम्डा एफ होता है, या एफ बोले या म्यू बोले, बात एक ही फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी, वेवलेंथ मल्टीप्लाई हो रहा है सी के पास जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये जो आपने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाया है सी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ये यहाँ पुट कर देते हैं। तो अब एच म्यू ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह आ जाएगा सी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इक्वल्स टू एम के स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाय 2h स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपके पास ये जो लेफ्ट साइड है इसके अंदर हमें वेवलेंथ का, अभी डेरिवेशन की टाइटल याद रखिएगा, वेवलेंथ का इक्वेशन हमें बनाना है। तो वेवलेंथ को छोड़ के बाकी ये जो एच और सी है इसको हम इधर ले आते हैं जी। ठीक है जी, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ले आते हैं। अब यहाँ ये ऊपर है, जब राइट साइड पे आएंगे तो नीचे यानी डिवाइड हो जाएंगे, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, तो ऊपर यहाँ हो गया जी 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ऊपर वाला न्यूमिनेटर खाली हो गया क्योंकि एस सी में दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, और जब वो एच सी दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एम के स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाय 2h बार स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा एच सी। ठीक है जी। बाकी ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट से बाहर ये सारी जो वैल्यूज लिखी हुई है, ये जो बड़े बड़े से सिंबल्स लिखे हुए हैं, ये जो है एम के स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाय 2h बार स्क्वायर h और c, दे ऑल आर कांस्टेंट। ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इन सारी वैल्यूज, इन सारे वेरिएबल्स पर वैल्यूज डाल के इनकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो हमने पहले ही कैलकुलेट की हुई जी, इन सारे कांस्टेंट को हम कंबाइन करके कहते हैं जी आर एच, यानी रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है। तो ये सारे जो आपके पास कांस्टेंट हैं इन सब को हटा देते हैं और इसकी जगह हम लिख देते हैं आर एच, यानी रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर। ये हो गया जी हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला। ये हमारे पास फोटोन रिलीज हुआ था, फोटोन एक वेव वेव है जी, एक लिहाज से देखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है जी कंपोनेंट, लिहाजा उसकी वेव है तो वेवलेंथ होगी, तो ये उस वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर। बाद होगा तो आपको ये वेवलेंथ के बजाय कहते हैं जी वेव नंबर को ड्राइव करें, वेव नंबर का फॉर्मूला ड्राइव करें। व्हाट इज वेव नंबर? ये जो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ आ रहा है इसी को आप वेव नंबर कहते हैं, और इसका सिंबल क्या होता है जी, म्यू बार। इसी को आप ये जो म्यू बार है ना, इसी को आप वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। लिहाजा अब ये जो 1 अपॉन लैम्डा है इसकी जगह हम वेव नंबर का सिंबल डाल देंगे, और फॉर्मूला यही रहेगा, आर एच 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर। तो चाहे वेव नंबर का फॉर्मूला बोले चाहे आप वेव लेंथ का फॉर्मूला बोले, यही फॉर्मूला है आपके पास दोनों के लिए, वेव नंबर के लिए भी और वेव लेंथ के लिए भी। ठीक है जी। इसके अंदर ये जो आपका NF है ये ग्राउंड स्टेट है, हमने तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे लेकर आए ना, हम तो एक्साइटेड स्टेट से लाए जी। तो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से जर्नी स्टार्ट करता है और यहाँ पर आके फिनिश करता है, ऐसे लाए थे ना याद है शुरू में डेरिवेशन के अंदर। जाहिर बात है जहां से स्टार्ट करता है उसको आप इनिशियल कहते हो, ये है NI। जहां पर आपका ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन आके फाइनली रुक गया, जहाँ पे रह गया, उसका फाइनल ऑर्बिट कहते हो। तो इस इक्वेशन में जो NF है इससे मुराद है जी आपका जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड और एनर्जी लेवल, उसका नंबर। NI से मुराद है आपका जो एक्साइटेड ऑर्बिट है उसका नंबर। RH जो है वो कांस्टेंट होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट इसका नाम है, और इसकी वैल्यू होती है, मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू,
आर एच की वैल्यू वैसे तो न्यूमेरिकल में आती है, फिर भी याद रख लिएगा 1.097, आर एच की वैल्यू है 1.097 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। एक मिनट ये हटा दूं, 1.097 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, और इसका यूनिट होता है मीटर-1 यानी पर मीटर। ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, पहले ही बता चुका हूँ, सारे कांस्टेंट को मिला के एक कांस्टेंट बनाया हुआ है। इसकी वैल्यू आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी वैल्यू उसको डालें, कैलकुलेट करें, ये वैल्यू होती है। तो बस अगर आपको वेवलेंथ चाहिए या वेव नंबर चाहिए तो बस आपको दो चीजों का पता होना चाहिए, आपका और इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से निकला है, किस ऑर्बिट में जा रहा है। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करें। आर एच की वैल्यू आपको पता है 1.097 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, आपको वेव नंबर पता जाएगा। तो यहाँ पर आपकी बोहर्स थ्योरी खत्म हो जाएगी। बोहर्स थ्योरी में हमें पढ़ना था कि बोहर्स थ्योरी के 3-4 जो पोस्टुलेट्स है वो, और फिर उसको अप्लाई करके हमें रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेवलेंथ या वेव नंबर का इक्वेशन। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की।